जेजुइट्स, ये नाम सुनते ही जहन में अक्सर क्या आता है? शायद साजिशें, कोई रहस्यमयी ताकत जो पर्दे के पीछे से दुनिया चला रही हो। हाँ, यही वो इमेज है जो बनी हुई है कि ये राजा के कठपुतली चलाने वाले हैं। एक ऐसा शैडोई ग्रुप जो पर्दे के पीछे से सब कुछ कंट्रोल करता है। पर क्या ये पूरी सच्चाई है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपनी ही कामयाबी के शिकार हो गए? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। क्या जेजुइट्स वाकई इतिहास के सबसे बड़े कॉन्स्पिरेटर्स थे, या फिर एक ऐसा ब्रिलियंट ग्रुप जिसे उसकी अपनी ही काबिलियत की वजह से गलत समझा गया और दबा दिया गया? तो इस पूरी कहानी को, इस मिथ को समझने के लिए हमें एकदम शुरुआत में जाना होगा। बात है 16वीं सदी के यूरोप की। एक ऐसा दौर जब सब कुछ बदल रहा था, उथल-पुथल मची हुई थी। यहीं पर एंट्री होती है सोसाइटी ऑफ जीसस की, जिसे हम सब जेसुइट्स के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना की इग्नेटियस ऑफ लोयोला ने 1540 में। और इनका मिशन, देखिए, ये वो वक्त था जब प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन की वजह से कैथोलिक चर्च कमजोर पड़ रहा था। तो जेसुइट्स को एक फ्लेक्सिबल, पढ़ी लिखी ताकत के तौर पर बनाया गया। और इनका मकसद पुराने मठवासी ऑर्डर से एकदम अलग था। जहां पुराने भिक्षु दुनिया से कटकर मठों में रहते थे, वहीं जेसुइट्स को दुनिया के बीचों बीच भेजा गया। शहरों में, राजाओं के दरबारों में, यूनिवर्सिटीज में। वो समाज से कटने के लिए नहीं, बल्कि समाज में घुसकर उसे बदलने के लिए बने। तो सवाल उठता है कि आखिर ये इतने इन्फ्लुएंशियल बने कैसे? मतलब, क्या था इनका सीक्रेट सॉस? जवाब छिपा है इनकी अनबिलीवेबली टफ ट्रेनिंग और इनके यूनिक स्ट्रक्चर में। जरा सोचिए, एक जेजुइट बनने का रास्ता कितना मुश्किल था। पहले 2 साल नौसिखिया, उसके बाद 10 साल से भी ज्यादा की पढ़ाई, फिलॉसफी, थियोलॉजी, साइंस, सब कुछ। ये सिर्फ एक धार्मिक ट्रेनिंग नहीं थी, ये एक तरह का इंटेलेक्चुअल फिल्टरिंग सिस्टम था, जिसमें से सिर्फ बेस्ट ऑफ द बेस्ट, सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड लोग ही निकल पाते थे। और फिर आती है सबसे खास बात, द फोर्थ वाव, यानी चौथी कसम। बाकी धार्मिक ऑर्डर से अलग, ये एक स्पेशल कसम थी, सीधे पोप के प्रति वफादारी की। बस इसी एक चीज ने जेसुइट्स को पोप की एक रैपिड रिस्पॉन्स इंटेलेक्चुअल फोर्स में बदल दिया। पोप की एक ऐसी बौद्धिक सेना जिसे वो दुनिया में कहीं भी, किसी भी मिशन पर भेज सकते थे। अच्छा, एक और मिथक तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि ये लाखों में होंगे, हर जगह फैले हुए। लेकिन जानते हैं आज दुनिया में कितने जेसुइट्स हैं? करीब 15,000। बस। तो ये कोई बहुत बड़ी सेना नहीं है, ये एक छोटी, हाईली स्पेशलाइज्ड इलीट फोर्स है। इनकी ताकत इनकी संख्या में नहीं, बल्कि इनके दिमाग और इनकी स्ट्रैटेजी में थी। पर जब आप इतने इन्फ्लुएंशियल हो जाते हैं तो दुश्मन भी बनने लगते हैं। और यहीं से कहानी में एक डार्क ट्विस्ट आता है। जेसुइट्स राजाओं के सलाहकार बन गए, राजकुमारों के टीचर बन गए, मतलब सत्ता के इतने करीब पहुंच गए कि राजा महाराजा खुद उनसे डरने लगे। उन्हें लगने लगा कि ये कुछ ज्यादा ही ताकतवर हो रहे हैं। और फिर उनपे तरह तरह के इल्जाम लगने लगे कि ये तो सिंहासन के पीछे के असली खिलाड़ी हैं। एक तरह की कैथोलिक सीक्रेट पुलिस है। एक ऐसा ऑर्डर है जिसकी वफादारी अपने देश के लिए नहीं, बल्कि रोम में बैठे पोप के लिए है। ये बातें उनके दुश्मनों ने फैलानी शुरू कर दी। और इसका नतीजा, द ग्रेट सप्रेशन। 1760s में पुर्तगाल, फ्रांस, स्पेन, एक एक करके सब ने उन्हें अपने देशों से निकाल दिया। और फिर 1773 में जो सबसे चौंकाने वाली बात हुई, खुद पोप क्लेमेंट 14 ने पॉलिटिकल प्रेशर में आकर जेसुइट ऑर्डर को ही खत्म कर दिया, भंग कर दिया। अब आप खुद सोचिए, अगर कोई सच में एक शैडो गवर्नमेंट हो, एक ऐसी ताकत जो पूरी दुनिया कंट्रोल करती हो, तो क्या उसे उसका अपना ही लीडर, अपना पोप एक झटके में खत्म कर सकता है? शायद नहीं। यही सबसे बड़ा सबूत है जो इस कंस्पिरेसी थ्योरी के खिलाफ जाता है कि वो शायद साजिश करने वाले नहीं, बल्कि खुद एक बड़ी साजिश के शिकार हुए थे। खैर, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 1814 में उन्हें फिर से बहाल किया गया, लेकिन इस बार जेसुइट्स ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी। उन्होंने समझ लिया कि सीधा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस खतरनाक हो सकता है, तो उन्होंने अपना पूरा फोकस एजुकेशन और आइडियाज पर शिफ्ट कर दिया। और यहीं से उनकी असली आज तक की लेगेसी तैयार हुई। आज भी हम इस लेगेसी को देख सकते हैं। दुनिया की कुछ बेहतरीन यूनिवर्सिटीज, अमेरिका में जॉर्ज टाउन, फोर्डम, जापान में सोफिया यूनिवर्सिटी, ये सब जेसुइट यूनिवर्सिटीज हैं। उन्होंने एक बात समझ ली थी, असली पावर सिंहासन पर बैठने में नहीं, बल्कि सिंहासन पर बैठने वालों के दिमाग को शेप देने में है, उन्हें पढ़ाने में है।
और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वो सिर्फ धर्म का प्रचार नहीं कर रहे थे। मैथ्यू रिक्की और फ्रांसिस जेवियर जैसे जेजुएट्स अपने साथ पश्चिमी विज्ञान, गणित और एस्ट्रोनॉमी लेकर चीन, जापान और भारत पहुंचे। वो असल में नॉलेज के एम्बेसडर थे, अलग अलग सभ्यताओं के बीच इंटेलेक्चुअल ब्रिज बना रहे थे। और ये सिलसिला हमें आज तक ले आता है। आज के जो पोप है, पोप फ्रांसिस, वो इतिहास के पहले जेजुइट पोप हैं। सोचिए, ये कितना बड़ा सिंबल है। एक ऐसा ऑर्डर जिसे कभी एक पोप ने खत्म कर दिया था, आज उसी ऑर्डर का एक सदस्य पूरे कैथोलिक चर्च को लीड कर रहा है। ये परछाई से निकलकर सीधे रोशनी में सेंटर स्टेज पर आने जैसा है। तो आखिर में हम कहाँ पहुंचते हैं? एक तरफ है मिथक, एक सीक्रेट सोसाइटी का जो दुनिया पर राज करना चाहती है, और दूसरी तरफ है असलियत, एक हाई लेवल इंटेलिजेंट सुप्रानेशनल ग्रुप, मतलब एक ऐसा ग्रुप जो देशों की सीमाओं से ऊपर उठकर काम करता था। और उनका हथियार तलवारें नहीं, बल्कि किताबें और दिमाग। और शायद उनकी जो सीक्रेटिवनेस थी, जो गोपनीयता थी, उसे हमें इसी नज़र से देखना चाहिए। वो दुनिया पर कब्जा करने का कोई प्लान नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा सिस्टम था जिसके अंदर वो नए आइडियाज़ को सेफली तैयार कर सकते थे, उन पर बहस कर सकते थे, दुनिया के शोर से दूर, एक इंटेलेक्चुअल सेफ स्पेस। और ये हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है, क्या बड़े और क्रांतिकारी विचारों को पनपने के लिए हमेशा थोड़ी गोपनीयता, थोड़ी प्राइवेसी की ज़रूरत होती है?